आई होप कि आप लोगों की क्या कहते हैं, ये नवंबर के महीने में आर्टिकल्स कहीं स्टार्ट हो जाती है, तो इससे होगा ये कि अगर हमारी नवंबर 30 तक कहीं पे आर्टिकल स्टार्ट हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो तुम्हारी सीए फाइनल की पहली अटेम्प्ट बनेगी वो दिसंबर 22 में बन रही होगी। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से अगर हमारा नवंबर 30 तक आर्टिकलशिप का सिलसिला स्टार्ट नहीं हो पाता और फिर ये 1 दिसंबर 2021 ऑनवर्ड्स हमारी कहीं आर्टिकल स्टार्ट होती है, तो फिर आप लोगों की अटेम्प्ट मेरे ख्याल में जून 23 में बन रही होगी। इन एनी केस हमारे पास साल 1.5 साल का टाइम होगा सीए फाइनल की पहली अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए। सर हमारे पास सीफैब में 6 पर्चे हैं। सीफैब 1 एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो बात है तुमने FR1 में FR2 में पढ़ी, उन्हीं का एक एडवांस वर्जन। सर हमारे पास एक सब्जेक्ट है BMBS का, हमारे पास ज्यादा मतलब सारी स्टूडेंट्स होंगे जो पुरानी स्कीम में BMBS का पेपर देकर आ गए हो, इसका एक एडवांस वर्जन है जो कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के नाम से। फिर इसी तरह आपने नीचे लेवल पे एक लॉ का पेपर दिया होगा जिसमें आपने बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसी का समझ लो कि एक एडवांस कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है। सर हमने अपने आखिरी के दिनों में ऑडिट का पेपर दिया होगा, इसी का हमारे पास एक एडवांस वर्जन सीफैब 6 एडवांस ऑडिट है। हमने कैप 6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का पेपर दिया होगा, इसका एक एडवांस वर्जन एडवांस टैक्सेशन है। तो हमारे पास ये कोई 6 पेपर्स हैं, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिजनेस मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस लॉ, एडवांस ऑडिट, एडवांस टैक्सेशन, और एक सब्जेक्ट मैंने मिस कर दिया दैट इज BFD। जो तुमने नीचे कॉस्टिंग लेवल वगैरह पे चीजें पढ़ी हैं उसका काफी ज्यादा एडवांस वर्जन, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। ये तुम्हारे पास 6 पर्चे हैं सीफैब लेवल और 2 पर्चे हमारे पास MSA लेवल पे, MSA1 एंड MSA2। सर MSA1 मैं कह सकता हूं कि ऑडिट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कॉम्बिनेशन का एक पेपर है जिसमें आपका 50% ऑडिट का एरिया, 50% क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एरिया टेस्ट हो रहा होगा। और तुम्हारे पास एक MSA2 का पेपर है जिसमें तुम्हारे पास BMBS या स्ट्रेटेजिक एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और दूसरा बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के कॉम्बिनेशन से ये पेपर बनाया जा रहा होता है। तो टोटल 8 पर्चे रहते हैं, 2 साल जैसे कि बताया चलने के 2-2.5 साल का अरसा रहता है, पर इंशाल्लाह हम लोग क्वालिफिकेशन स्टेज पे आ जाएंगे। जब भी इस तरह का सेशन में स्टार्ट करता हूं तो इस तरह का सेशन में स्टार्ट करता हूं एक सेइंग से कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी कि अगर आप प्लानिंग करने में ही फेल हो गए, यानी कि प्लानिंग पढ़ने में ही फेल हो गए, तो अल्टीमेटली आप अपने डिजास्टर, अपने फेलियर की एक तरह से ही प्लानिंग कर रहे हो। जो सी में, जो कैफ लेवल में, जो FC लेवल में आपने पढ़ाई की या जो भी आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, अब वो मैं यहाँ फॉलो नहीं कर सकता। रीजन बीइंग कि उस वक्त तो मेरे पास 12-18 घंटे में एक फुल टाइम स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैं कैफ के पेपर्स को मैनेज करता था अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे तो समझ लो कि एक डिफरेंट बॉल गेम स्टार्ट होने वाला है। पहले तुम लोग टेनिस से खेल रहे थे, अब हार्ड बॉल की तरफ आने वाले हो, जिसमें तुम्हें एक एम्प्लॉय के साथ साथ एक आर्टिकलशिप की जॉब परफॉर्म करनी है और उसके साथ साथ तुम्हें अपनी स्टडीज भी कवर करनी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा जॉब टाइमिंग भी इस तरह का होगा फॉर्म में, तो वो 9 to 5 9 to 6 वाला कहानी नहीं होगी। मोस्ट लाइकली कि अगर आपका इंशाल्लाह बिग 4 वगैरह में हो जाता है तो आप लोगों ने कोई 9 to 11 9 to 12 सर्च करना होगा अपने एम्प्लॉयर को, अपने जो भी आपका ऑडिट फर्म है, और फिर आपको इस मुश्किल शेड्यूल में अपनी पढ़ाई वगैरह को मैनेज करना है। लेकिन आज से पहले भी बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी किया, तो इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आप लोग भी ये चीज इस मरहले से गुजर जाओगे। सर हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, FFR, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लॉ, एडवांस ऑडिट, एडवांस टैक्स एंड BFD सीफैब में। और इसके बाद हमारे पास MSA1 और MSA2। क्या ये बात हमें मालूम है कि MSA1 MSA2 को अटेम्प्ट करने के लिए, यानी MSA1 MSA2 का एग्जाम में बैठने के लिए हमें इनमें से कोई मैंडेटरी पेपर्स का निकालना जरूरी है? कौन सा? MSA1 के लिए कौन सा जरूरी है? सर MSA1 को क्लियर करने के लिए FFR और एडवांस ऑडिट का क्लियर होना जरूरी है, और MSA2 के लिए BFD और BMBS या स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये 2 सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे तो हम लोग MSA2 अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे, और FFR और एडवांस ऑडिट आपका क्लियर होगा तो आप MSA1 के लिए एलिजिबल बन रहे होंगे। सर इसके ऊपर कॉम्बिनेशन पे मैं बात करूंगा, डिटेल डिस्कशन करूंगा, मैक्सिमम जितने सिनेरियोस हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं पहले थोड़ा आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कैफ लेवल पे हो सकता है कि हमारा बहुत अच्छा
रिजल्ट रहा हो हमने 1 2 3 एक अटेम्प्ट में, 4 5 6 8 अटेम्प्ट में, 7 8 9 एक अटेम्प्ट में दिए हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसे जिसने फर्स्ट गो में ये 3 पेपर्स दिए और फर्स्ट गो में यहाँ तक पहुंच गया हो, तो शायद उसने कॉम्बिनेशन के हवाले से मैं समझता हूँ इतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं की होगी। उसने पहले 1 2 3 दिया होगा, फिर 4 5 6 दिया होगा, फिर 7 8 9 दिया होगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने 3 पेपर दिए होंगे तो 2 रुके होंगे, 1 रुके होंगे, तीनों रुका होगा। फिर अगली अटेम्प्ट में कुछ पुराने वाले गुना लेके आया होगा, कुछ नए पेपर्स उठाए होंगे, और फिर उसने कुछ डिसीजन मेकिंग करके हर अटेम्प्ट में अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी या कोई ना कोई पेपर कॉम्बिनेशन पिक किया होगा। तो जब एक पेपर का कॉम्बिनेशन पिक करते हो, किन चीजों को ध्यान में रखते हो, या क्या चीजें तुम्हें लगता है कि यार ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी अटेम्प्ट के लिए, पेपर को डिसाइड करने के लिए, पेपर को चूज करने के लिए? सर गैप, हम तो ये मतलब ज्यादा 2 3 लोगों ने कहा कि सर हम गैप देखते हैं कि हमारे पास पेपर्स के दरमियान गैप आ रहा है या नहीं, और कोई चीज? ग्रेट सर, थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन। ऐसा ना हो कि किसी अटेम्प्ट में सिर्फ थ्योरी हो, ऐसा ना हो कि किसी अटेम्प्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल ही हो, और कोई चीज? सर रेलेवेंस देखते हैं। रेलेवेंस किस लिहाज से? लाइक आप FR2 के बगैर अगर ऑडिट का पेपर दो तो बड़ी अजीब सी बात है कि भाई आपने FR2 पढ़ा ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह से कवर किया ही नहीं है, और आप उसकी ऑडिट की पर्ची की तरफ जा रहे हो। अब तो कहनी, पहले आप लोगों ने तो लॉ का एक ही पेपर अटेम्प्ट किया या कॉस्टिंग का एक ही पेपर था, लेकिन अब हमारे पास जो नई स्कीम के बच्चे उनके पास कॉस्टिंग और मैनेजर एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का एक सब्जेक्ट है, तो उनकी एक रेलेवेंस बनती है कि पहले वो कैश फ्लोज की प्लॉटिंग और ये सारा कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, और फिर उनके एनालिसिस MFA के पेपर में देखते हैं। या FR1 FR2 हो गया, तो जनरली हम पहले FR1 से अपनी बेस बना रहे होते हैं और फिर एडवांस स्टैंडर्ड्स की तरफ FR2 की तरफ जा रहे होते हैं। तो यही सारी बातें हमने फाइनल के सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए भी ध्यान में रखनी है। हमारे पास एक स्लाइड पे कुछ लिखा हुआ होगा, एट्रीब्यूट्स ऑफ बेस्ट पेपर कॉम्बिनेशन, उसमें मैंने कुछ 4 बातें लिखी हैं। रही हमारे पास एक स्लाइड आ रही होगी, एट्रीब्यूट्स ऑफ बेस्ट पॉसिबल पेपर कॉम्बिनेशंस। जरा डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर कर लेते। रही फिलहाल एक ही क्रॉम में एक दे दो सिर्फ, ताकि जब तक और प्रिंट हो तो फिर बाकी को मिल जाए। सर मैंने या आप लोग सारे ऐसा करते हैं कि जब भी हम कोई पेपर कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं ना, तो 2 3 बातें तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताई कि सर हम गैप को देखते हैं, हम थ्योरी और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का बैलेंस देखते हैं, रेलेवेंस देखते हैं कि कहीं मैं ऑडिट का पेपर FR2 के बगैर तो नहीं दे रहा, कहीं मैं मैनेजर एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर कॉस्टिंग के बगैर तो नहीं दे रहा, कहा मैंने FR1 क्लियर किए बगैर मैं FR2 को अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा। ये सारी हम लोग थोड़ी बहुत रेलेवेंस देखते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। यही सारी बातें अपने फाइनल लेवल पे भी देखनी है। आपने देखना है कि आपके पास पेपर्स में गैप बन जाए, आपने देखना है कि हमारे पास थ्योरी और नंबर्स के बैलेंस कॉम्बिनेशन हो, और 2-4 चीजें यहाँ पे एडिशनल देखनी है। आपने ये देखना है कि यार मैं उन पेपर्स की तरफ जाऊं जो कि मेरे ये हाई एंड पेपर्स अनलॉक कर सके। मुझे मालूम है ना कि मैं MSA1 अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि मेरा FFR और एडवांस ऑडिट क्लियर ना हो। मुझे मालूम है कि मैं MSA2 अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि मेरा BFD एंड स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट क्लियर ही ना। तो हमने रेलेवेंस इस तरह से बनानी है कि यार FFR ऑडिट के बाद हमारा MSA1 अटेम्प्ट हो सके, BFD और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद हमारा MSA2 क्लियर हो सके। एक तो ये रेलेवेंस। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स अपनी सिलेक्शन में मिस कर देता है, वो ये कि आपने ये भी देखना है कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारी ऑडिट आर्टिकलशिप की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दे। लाइक मुझे पता है कि भाई मैं अगले 3-3.5 साल तक ऑडिट करने वाला हूं, तो मैं समझता हूं कि यार ऑडिट का सब्जेक्ट तो मुझे बहुत अच्छा आता हो, ताकि जो मैं काम करने वाला हूं उसकी मेरे पास बुकिश नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज मैक्सिमम हो, ताकि उतना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैं अपने क्लाइंट्स पे परफॉर्मेंस दिखा सकूं। मुझे पता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने वाला हूं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने अच्छे से कवर किया हो, ताकि उन चीजों का मैं ऑडिट अपने क्लाइंट्स वगैरह पे परफॉर्म कर सकूं। इसी तरह आप में से कोई होगा जो कि हो सकता है टैक्स डिपार्टमेंट में हो, अगर वो टैक्स डिपार्टमेंट में है तो उसने एडवांस टैक्सेशन या टैक्सेशन का एडवांस एरिया कवर किया हो, तो टैक्स डिपार्टमेंट में उसके काम करने में जो है ना खूबसूरती आ रही होगी। अच्छा, आप में से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्री आर्टिकल की तरफ जाते हो प्रोक्योरमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट में, इस तरह के डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है कि वहां पे तुम्हारी आर्टिकल्स में तुम्हें BFD का सब्जेक्ट ज्यादा हेल्प कर रहा हो एज कम्पेयर टू दी ऑडिट। तो आपने डिसीजन मेकिंग में इस चीज को भी कंसिडर करना है। सर मैंने या आप लोग सारे ऐसा करते हैं कि जब भी हम कोई पेपर कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं ना, तो 2-3 बातें तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताई कि सर हम गैप को देखते हैं,
हम थ्योरी और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का बैलेंस देखते हैं, रेलेवेंस देखते हैं कि कहीं मैं ऑडिट का पेपर FR2 के बगैर तो नहीं दे रहा, कहीं मैं मैनेजर एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर कॉस्टिंग के बगैर तो नहीं दे रहा, कहा मैंने FR1 क्लियर किए बगैर मैं FR2 को अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा। ये सारी हम लोग थोड़ी बहुत रेलेवेंस देखते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। यही सारी बातें अपने फाइनल लेवल पे भी देखनी है। आपने देखना है कि आपके पास पेपर्स में गैप बन जाए, आपने देखना है कि हमारे पास थ्योरी और नंबर्स के बैलेंस कॉम्बिनेशन हो, और दो चार चीजें यहाँ पे एडिशनल देखनी है। आपने ये देखना है कि यार मैं उन पेपर्स की तरफ जाऊं जो कि मेरे ये हाई एंड पेपर्स अनलॉक कर सके। मुझे मालूम है ना कि मैं MSc1 अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि मेरा FFR और एडवांस ऑडिट क्लियर ना हो। मुझे मालूम है कि मैं MSc2 अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि मेरा BFD एंड स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट क्लियर ही ना हो। तो हमने रेलेवेंस इस तरह से बनानी है कि यार FFR ऑडिट के बाद हमारा MSc1 अटेम्प्ट हो सके, BFD और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद हमारा MSc2 क्लियर हो सके। एक तो ये रेलेवेंस। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स अपनी सिलेक्शन में मिस कर देता है, वो ये कि आपने ये भी देखना है कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारी ऑडिट आर्टिकलशिप की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दे। लाइक मुझे पता है कि भाई मैं अगले 3-3.5 साल तक ऑडिट करने वाला हूं, तो मैं समझता हूँ कि यार ऑडिट का सब्जेक्ट तो मुझे बहुत अच्छा आता हो, ताकि जो मैं काम करने वाला हूँ उसकी मेरे पास बुकिश नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज मैक्सिमम हो, ताकि उतना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैं अपने क्लाइंट्स पे परफॉर्मेंस दिखा सकूं। मुझे पता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने वाला हूँ, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने अच्छे से कवर किया हो, ताकि उन चीजों का मैं ऑडिट अपने क्लाइंट्स वगैरह पे परफॉर्म कर सकूं। इसी तरह आप में से कोई होगा जो कि हो सकता है टैक्स डिपार्टमेंट में हो, अगर वो टैक्स डिपार्टमेंट में है तो उसने एडवांस टैक्सेशन या टैक्सेशन का एडवांस एरिया कवर किया हो, तो टैक्स डिपार्टमेंट में उसके काम करने में जो है ना खूबसूरती आ रही होगी। अच्छा, आप में से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्री आर्टिकल की तरफ जाते हो प्रोक्योरमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट में, इस तरह के डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है कि वहां पे तुम्हारी आर्टिकल्स में तुम्हें BFD का सब्जेक्ट ज्यादा हेल्प कर रहा हो एज कम्पेयर टू दी ऑडिट। तो आपने डिसीजन मेकिंग में इस चीज को भी कंसिडर करना है कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स पिक करूं, मैं कौन से सब्जेक्ट्स पिक करूं जो कि मेरी आर्टिकलशिप में मुझे असिस्ट कर रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो। क्या ये बातें समझ आ रही है? मैं तो हमने कुछ 4-5 चीजें देखनी है कि भाई हमारे पास पेपर्स में गैप्स मिल जाए, हमारा थ्योरी नंबर्स रिकंसाइल्ड हो, बैलेंस हो, हमारी MSc1 MSc2 की अनलॉकिंग हो रही हो, और हमारी आर्टिकलशिप में हमें हेल्प हो रही हो कि हमारे पास जो पर्चे हैं वो हमारी आर्टिकल्स को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने आप लोगों के सामने एक स्लाइड में कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए 3 सब्जेक्ट के हवाले से। जो जो पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं 3 सब्जेक्ट के हवाले से, वो मैंने आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश की है।